अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग न्यूज़ आवर विद सलमा एंड आई एम सलमा कौसर। नाज़रीन, बजट सीज़न ऑन है। वफाकी बजट पेश हुआ, उसके बाद सिंध ने अपना बजट पेश किया, उसके बाद बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी बजट पेश कर दिए गए। बलोचिस्तान में तो जो मनाजिर इन आंखों ने देखे वो आप सभी जानते हैं कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। अभी वफाक की बातें चल रही थी, उधर लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन बलोचिस्तान में जिस तरह जूते और गमले फेंके गए, जिस तरह बख्तरबंद गाड़ी से गेट तोड़ा गया, वो काबिल बयान भी रही है। एनीवेज, खैबर पख्तूनख्वा बजट को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ी दिलचस्प चीज़ एक जो मेरी आंखों के सामने आई वो थी वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा साहब की वो वीडियो, जिसमें उन्होंने 4 मिनट के अंदर पूरा बजट बयान कर दिया। आप ज़रा वो वीडियो देखिए, उसके बाद फर्दर डिस्कशन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा का 2021-22 का बजट, ये हमारा चौथा साल है और हमारा चौथा बजट है, और मुझे बताया गया है कि आपको पूरा बजट 4 मिनट में बताना है। मुश्किल काम है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन को अचीव करने के लिए महमूद खान साहब, चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब की टीम आपके लिए तैयार है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लॉक और आपको बजट बताते हैं। 1118 अरब रुपए का टोटल बजट, 371 अरब रुपए का रिकॉर्ड डेवलपमेंट बजट और 500 अरब रुपए की डेवलपमेंट प्लस स्पेंडिंग, यानी कि वो स्पेंडिंग जो सिटीजन को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। इसमें क्या क्या है? 60 अरब रुपए का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें 10 अरब रुपए इस साल जो है वो लगेंगे। रेवेन्यू के लिहाज से 53 अरब रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू बनाने के बाद 75 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट, लेकिन बिजनेसेस के लिए बहुत से टैक्स ब्रेक्स, KPRA के बहुत से जो सर्विसेज हैं 30 से ज़ायद, जो कि 15% से कम के डिस्काउंटेड टैक्स रेट्स पे। लैंड टैक्स छोटे किसानों के लिए 0, प्रोफेशनल टैक्स सब के लिए 0, कार रजिस्ट्रेशन हमने आपके लिए इस साल 1 रुपए पे कर दी है। अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप 31 दिसंबर तक दें तो आपके लिए 35% डिस्काउंट। इसके अलावा एजुकेशन का रिकॉर्ड बजट, 206 अरब रुपए एलिमेंट्री एजुकेशन और 236 अरब रुपए हायर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन को मिला के 142 अरब रुपए का रिकॉर्ड बजट हेल्थ के लिए। 20 अरब रुपए का फूड सपोर्ट, 10 अरब रुपए सस्ते आटे के लिए और 10 अरब रुपए का चीफ मिनिस्टर साहब का नया फूड प्रोग्राम। 23 अरब रुपए का सेहत कार्ड की एलोकेशन जो सब के लिए है। कबायली अजला के लोगों को भी सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स का सेहत कार्ड प्रोग्राम देंगे। इंशाल्लाह इस साल इसमें लिवर ट्रांसप्लांट भी इंक्लूड होगा, और इंशाल्लाह पब्लिक सेक्टर के लोगों के लिए एक नया मेडिकल प्रोग्राम लाएंगे जिसमें OPD भी शामिल होगी और जिसको प्राइवेट सेक्टर के लोग भी थोड़ा सा प्रीमियम दे के ले सकेंगे। हम 15 अरब रुपए लगा के अपने सारे हॉस्पिटल्स 32 DHQs जो है वो रिवैम्प करेंगे इंशाल्लाह 2 साल में। 15 अरब रुपए 9 अरब रुपए से बढ़ा के हमारे TMAs के लिए, ताकि वो पूरे सूबे को बेहतर साफ कर सके। 3 अरब रुपए से हम जो 1000 से ज़ायद BHUs और RHCs हैं उन सब को रिवैम्प करेंगे। 42 अरब रुपए हमारे MTIs, मेडिकल कॉलेजेस और एलाइड जो टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए। 6 अरब रुपए दवाइयों के लिए, जो 100% से ज़्यादा बजट का इंक्रीज़ है। 2 अरब रुपए से हम तमाम VCs और NCs यानी विलेज काउंसिल्स में 2-2 स्वीपर्स लेके सफाई और भी जो है वो बेहतर करेंगे। रिकॉर्ड टूरिज्म बजट, टूरिज्म का बजट और स्पोर्ट्स का बजट, चूँकि हम यूथ के लिए केटर करते हैं, वो दुगने से भी जो है वो ज़्यादा हो गया है। हमारे सूबे के उलमा के लिए 2.6 अरब रुपए, ताकि हम मसाजिद में खतीबों को एक स्टाइपेंड जो है वो दे सकें। 10 अरब रुपए का कर्जों का स्टिम्युलस, जिससे नौजवान, खवातीन, एंटरप्रेन्योर्स, IT प्रोफेशनल्स और वो तबके जो कि कोविड से मुतासिर हुए, वो जो है आसान किस्तों पे लोन्स लें, शरिया कंप्लायंट लोन्स लें। IT इंडस्ट्री खवातीन के लिए, स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, सीनियर
सीनियर सिटीजन्स के लिए खुसूसी एलोकेशंस। और आखिर में जो हमारा एक फ्लैगशिप इदारा है 1122, हमें फ़ख्र है कि 2 साल में हम हर ज़िले तक ले गए हैं, उसे हर तहसील तक ले जाएंगे। मैटरनल एम्बुलेंस सर्विस जो है वो बनाएंगे और उनके साथ फायर ब्रिगेड को इंटीग्रेट करके पाकिस्तान का बेहतरीन इमरजेंसी सर्विस बताएंगे। इंशाअल्लाह 2021-22 एक तरक्की का साल होगा, एक बेहतरीन साल होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। समर बिलोर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, एनपी से इनका ताल्लुक है। समर बिलोर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बजट आ चुका है खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन फाटा से मुतालिक मसाइल अभी तक बरकरार हैं। आपकी नज़र में क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए और बजट में क्या स्पेशल होना चाहिए था फाटा के लिए, क्योंकि अभी तक वहाँ के लोग प्रॉपरली फैसिलिटेट नहीं हो सके जिस तरह उनसे वादा किया गया था? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, सबसे पहले जब न्यूली मर्ज एरियाज जम हुए थे खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहां पे वादा किया गया था कि जी 100 अरब रुपए सालाना के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे, क्योंकि फाटा बाकी पाकिस्तान से फाटा जो है बहुत पीछे रह गया था इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये वहाँ की डिमांड भी थी, लोगों की ख्वाहिश भी थी। तो जो नया फेडरल बजट भी आया है और जो प्रोविंशियल बजट भी कल आया है, उन दोनों में ये बात नहीं रिफ्लेक्ट होती। फाटा का ना ही ये अमाउंट फेडरल हुकूमत ने रिलीज किया है और ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये बात रिलीज की है। प्लस देखिए, जो लॉन्ग स्टैंडिंग कुछ वादे भी थे और कुछ वक्त और हालात के तकाजे भी है कि जो लैंड माइंस क्लियर करने का एक इशू है, उसके लिए कोई खास रकम नहीं मुख्तस की गई। 4G का लगाने का, जो खासकर इस कोविड-19 के बाद जो स्पार्टा के स्टूडेंट्स ने जो इश्यूज फेस किए हैं, तो 4G का सिस्टम वहां पे इमरजेंसी बेसिस पे स्प्रेड करने के लिए अगेन बहुत कम और कोई खास रकम नहीं मुख्तस की गई। फाटा में भी, एक्सपाटा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का डीसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बैठा होता है फॉर लैक ऑफ फैसिलिटीज। तो मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना चाहिए और वॉर फुटिंग पे डेवलप करना चाहिए, ताकि लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल गवर्नमेंट की एक सहूलत होती है कि आपकी डोर स्टेप पे आपको कम फासले पे आपके मसाइल हल हो, वो उन लोगों के लिए हल हो। तो उनके लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, ना उनकी ट्रेनिंग वाइज, ना हायरिंग वाइज बजट ये चीजें नहीं रिफ्लेक्ट करता। तो एज ऑलवेज आई थिंक इन न्यूली मर्ज्ड एरियाज के साथ एक सौतेली माओ वाला सलूक किया जा रहा है और हुकूमत ने जो वादे किए थे वो उनको संजीदगी से पूरा करने पे कोशिश नहीं कर रही। समर साहिबा, डू यू थिंक कि वहाँ पर सेहत या तालीम के शोबे में कोई तरक्की या कोई बेहतरी आई है? देखिए जी, सेहत तो आपके सामने है और तालीम भी आपके सामने है। ये पिछला साल डेढ़ जो है, इट हैज मोस्टली बीन स्टडी फ्रॉम होम। तो जब वहां पे 3G और 4G नहीं होगा, तो आप मुझे बताएं कि वो स्टूडेंट इंटरनेट के बगैर कैसे स्टडी फ्रॉम होम करेंगे, वो कैसे compete करेंगे इंटरनेट की सहूलियत के बगैर, वो कैसे बाकी पाकिस्तान या बाकी दुनिया के स्टूडेंट्स के साथ compete करेंगे। ये तो ऐसा है कि जैसे आप एक अखाड़े में एक रेसलर को एक हाथ तोड़ के, बाजू तोड़ के, पांव तोड़ के आप भेज दे कि जी एक फिट एबल इंसान के साथ आप कुश्ती करें। तो वहां पे देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल विल दैट इज रिक्वायर्ड। और इस चीज के लिए बाकी खैबर पख्तूनख्वा, बाकी पाकिस्तान को थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा वहां पे अपने हिस्से से कुछ निकाल के उन लोगों के लिए लगाना पड़ेगा, ताकि तो उनकी बहुत ज्यादा एक एहसास महरूमी है और ऑन ग्राउंड जो उनके मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द सेटल हो जाए। सही, यानी फाटा की बेहतरी के लिए भी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत शुक्रिया समर बिलोर साहिबा, आपने वक्त दिया। नाजरीन, गज़न जमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली की। बहुत शुक्रिया गज़न जमाल साहब, आपने ज्वाइन किया। केबी गवर्नमेंट ने बजट तो पेश कर दिया है, कितनी बेहतरी देख रहे हैं आप? आवाम के लिए इस बजट में कहा जा रहा है कि टैक्स फ्री बजट है। बिल्कुल जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, जिस तरह हमने यहाँ पे अगर आप देख लें, मैं समझता हूँ कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, रेट्स या वही बरकरार रखी गई हैं या काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस में छूट भी दी गई है। मसलन अगर आप देख लें एग्रीकल्चर जो मतलब इनकम टैक्स है उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है, प्रोफेशनल टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह KPRA के अंदर 10 इस तरह के एरियाज़ हैं जिसमें अंदर टैक्स रिडक्शन की गई है। बाकी जो पिछले साल भी कोविड की वजह से जो बड़े रिलीफ के इकदाम हमने लिए थे वो इस साल भी हमने मेंटेन किए हैं। तो इस तरह जो है ये इसको हम टैक्स फ्री बजट इस लिहाज से कह रहे हैं। उसके अलावा जो है अगर आप देख लें तो डेवलपमेंट जो बजट है हमारा एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल बजट, ये हर एक, अगर आप पंजाब से देख लें, सिंध से देख लें, किसी और जगह से देख लें, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है डेवलपमेंट बजट वो हमारा है। 1.1 ट्रिलियन के बजट के अंदर 370 बिलियन हमारा टोटल डेवलपमेंट बजट है। ये सारा आवाम के ऊपर ही लगता है, उन्हीं के जो डेवलपमेंटल के जो काम होते हैं। ख़ास तौर पर सबसे लार्जेस्ट इंक्रीज हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में है, जिससे हमारी आवाम की जो है मेन डिमांड भी वो इसी एरियाज़ के अंदर है। तो उसके अलावा जो मिनिमल वेज है वो इंक्रीज की गई है, मतलब 21,000 वो 21,000 हो गई है। उसके अलावा जो हमारे सैलरीड क्लास के जो हमारे अपने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं अप टू 37% उसके अंदर इंक्रीज है। तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ, और इस बार इकोनॉमी के हालात भी जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, अभी तक तो स्टेबलाइजेशन के ऊपर ही हमारे सारे एफर्ट्स थे, अब ग्रोथ का सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आवाम को भी मिलेंगे और इकोनॉमी में जनरली एक मतलब एम्प्लॉयमेंट की लहर देखी जाएगी। गज़न साहब, कहा तो ये जा रहा है कि काफ़ी बैलेंस्ड बजट है, और इसमें एक और अच्छी खबर आवाम के लिए ये है कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस कम की जा रही है, ऑलमोस्ट ख़त्म की जा रही है। ये कौन सी गाड़ियों पर लागू होगी? और साथ फ़ाटा से मुतालिक भी फरमाइएगा कि फ़ाटा की में रूमियों का अजाला कैसे होगा, वहाँ पर तो भी बहुत कुछ होना बाकी है। बिल्कुल जी, पहले तो गाड़ियों की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक टोकन 1 रुपये रखी गई है, मीनिंग आप यही समझ लें कि बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है गाड़ियों के लिए। ये हमारा एक्चुअली पिछले साल पूरी जो गाड़ियों की हमारी डिजिटाइजेशन थी, जो सारा प्रोसेस था, ताकि हम अपने सर्विसेज जो हमारे एक्साइज वगैरह के हैं उसको हम ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा अप टू डेट उसको पूरा ऑटोमेट कर सकें, वो प्रोसेस हमारा पूरा हो चुका हुआ है। तो इस साल के अंदर इंशाल्लाह हमारा एक नया प्लेट नंबर भी यूनिवर्सल आएगा। तो उसके साथ साथ ये भी हमने एक इकदाम लिया है कि हमने फ्री रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की कर रहे हैं। ये हमारे डोमेस्टिक जो कार्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट फॉर जो हमारे कमर्शियल गाड़ियाँ हैं। तो डोमेस्टिक कार्स के लिए, ताकि हम इंकरेज करें, क्योंकि ये जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है, जो टोकन फ़ी होता है, ये बेसिकली जिस इलाके में रोड्स यूज़ हो रहे हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए होता है। तो हमारे यही एम है कि हम रिलीफ दें और इंकरेज करें KP के अवाम को कि वो अपनी गाड़ियाँ KP के अंदर ही रजिस्टर करवाएं, KP रजिस्ट्रेशन लें, ताकि उन्हीं के जो टोकन के पैसे ये मेंटेनेंस के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लग सके। इसके अलावा जो कबायली अजला की बात अगर हम करें तो कबायली अजला के लिए ये सबसे बड़ा जो है डेवलपमेंट पैकेज इस बजट में अनाउंस किया गया है। इससे पहले तक हमारे इश्यूज शुरू में ये थे कि हमारे, क्योंकि सारे नए प्रोजेक्ट्स थे, तो हमारे एलोकेशन हो जाती थी, लेकिन उसकी स्पेंडिंग के ऊपर पहले साल में थोड़ी सी खदशात इस वजह से थी कि हमारे प्रोजेक्ट सारे नए थे, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कोई नहीं थे। वो सारे प्रोजेक्ट्स अब हमारे फुल फ्लो में है, फुल स्विंग में है। उसके लिए अब हमें पैसों की ज़रूरत है, जिसके लिए सूबाई हुकूमत खुद भी अपने फंड से, KP हुकूमत जो है ये जमशुदा अजला के लिए 6 अरब रुपए वो देगी। उसके अलावा 54 अरब जो हैं वो हमारे जो है फेडरल गवर्नमेंट से डायरेक्ट ग्रांट्स आ रहे हैं। उसके अलावा हमारी ये उम्मीद है कि, और ये हमारी अपील है कि बाकी जो सूबे हैं वो भी अपना जो NFC का शेयर है, जब तक NFC का फैसला नहीं होता तो कबायली अजला के लिए वो भी अपना शेयर दें, ताकि हमने जो 100 अरब की पूरी स्पेंडिंग रखी है साल के लिए डेवलपमेंट बजट के लिए, वो सही तरीके से हम लगा सकें। क्योंकि अब एक फास्ट पेस डेवलपमेंट मर्ज अजला में स्टार्ट हो चुका हुआ है, अब उसके ऊपर स्पेंडिंग में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ताला वो हमारी कैपेसिटी भी बन गई है, अब हमें फंड्स की ज़रूरत है, और हमारी अपील है कि बाकी सूबे भी हमें अपना हक दें और अपने फंड्स दें। ठीक है गज़न जमाल साहब, आपने पॉइंट ऑफ व्यू अपना शेयर किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, मुझे ब्रेक ही जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आकर दीगर मामलात पर बात होगी, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पायशा साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहिबा, आप खुद सूबाई वज़ीर ख़जाना रह चुकी हैं, कहिएगा कि जो सूबे का बजट होता है उसमें वफाक का शेयर कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, वफाक से तकरीबन हमारे सारे सूबे मेजरली डिपेंडेंट होते हैं पैसों जो ट्रांसफर नेशनल फाइनेंस कमीशन के आते हैं। पंजाब के केस में अराउंड 78% 79% डिपेंडेंस है। जितने रेवेन्यूज हैं यानी उसका 79% जो है वो फेडरल ट्रांसफर से आता है। बाकी दूसरे सूबों में जैसे बलूचिस्तान में तो 95% सारे रेवेन्यूज का फेडरल गवर्नमेंट से आता है। तो यानी मेजर अगर सूबों को ठीक से वफाक से शेयर ना मिल सका और वफाक अपने रेवेन्यूज मोबिलाइज नहीं कर सके और आमदनी ठीक से टैक्स की और नहीं जनरेट कर सकते, तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपना बजट ठीक से नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि वो जो उनको रकम वादा की गई थी साल के शुरू में, जिसके बेसिस पे बजट बना था, जिस आमदन के बेसिस पे अखराजात तय हुए थे, वो तो आए नहीं। अगर मटीरियलाइज नहीं हुए, वो नहीं ट्रांसफर हो सकते, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, सूबाई गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल हो जाती है अपना बजट मैनेज करना। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एज फार एज खैबर पख्तूनख्वा इज कंसर्न, तो NFC अवार्ड में 1% ज़्यादा रखा गया खैबर पख्तूनख्वा के लिए, जो दहशतगर्दी से मुतासरा इलाके थे उनके लिए। आपको लगता है कि 1% बढ़ाने से वहाँ पर डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं? जिस तरह से फाटा की बहाली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वहाँ पर अंडर डेवलप्ड एरियाज़ बहुत सारे हैं, वहाँ पर बहुत कुछ होना भी बाकी है, तो आपको लगता है कि 1% इंक्रीज से वहाँ पर डेवलपमेंट हो सकती है? देखिए, पॉइंट ये है कि जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग थी वो फाटा के मर्जर से पहले की ये थी कि अलग से सूबे और वफाक उनको रिसोर्सेज देंगे उनकी तरक्की के लिए। लेकिन क्योंकि अब वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गया है, वो अलग नहीं रहे, अब वो KPK में मर्ज हो गए, उनका हिस्सा बन गए। अब बेस्ट तरीका ये है इसको आगे ले जाने का कि नया नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड लाया जाए, जिसमें ये बात हो कि फाटा जो है अब KPK का हिस्सा है, खैबर पख्तूनख्वा का, और इसलिए कि उसके वसाइल बढ़ाए जाएं ताकि, और वो वसाइल ये देखा जाए कि KPK जो है वो बाकी फाटा पे लगा रहा है, ताकि KPK जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अपना लगाए तो वो डेडिकेट करे वो फंड फाटा की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए। ये होना जरूरी है, ये हुआ नहीं अभी तक। बहुत जरूरी ये है कि फाइनेंस कमीशन का अवार्ड जो है दोबारा देखा जाए। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी उन्होंने पिछला नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड 2009-10 में शुरू करवाया था, और इन्हीं के जब ये फेडरल मिनिस्टर थे तो ये इनके टेन्योर में हुआ था। इनको चाहिए कि ये अब मौका इनको दोबारा मिला है, तो ये NFC नेशनल का अवार्ड कराएं, ताकि अब सच तरीके से जो सही जरूरियात है हर सूबे की वो पूरी हो। एज इट इज नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड को 14-15 तक आखिरी साल था, उसके बाद बदलना चाहिए था, बट वो बात आगे नहीं बढ़ पाई, इसलिए आज नहीं बढ़ा। अब इनको चाहिए हुकूमत को कि इस पे जोर दें, फोकस करें और नया फाइनेंस कमीशन अवार्ड हो, जिसमें शेयर फाटा का KPK को जाएगा जाहिर है, लेकिन पूरी तरह जाए। लेकिन डॉक्टर साहिबा, फाटा मर्जर के बाद डिसाइड ये हुआ था कि जो सूबा है वो भी सपोर्ट करेगा, इसके अलावा वफाक ने भी कुछ हेल्प आउट किया, बातें हो रही थी कि अदालतों का क़याम अमल में लाएंगे, पुलिस स्टेशन वहाँ पर बनाएंगे। इस सब के लिए तो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो एलोकेशन तो हो जाती है, लेकिन जब एलोकेशन होती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है, वहाँ पर हर्डल्स आ जाती हैं, और हम देखते हैं कि जो एलोकेशन हुई होती हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, वहाँ पर पैसे वहीं के वहीं होते हैं, वो इन्वेस्ट नहीं हो पाते। तो इन्वेस्टमेंट का तरीक़ाकार क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है? देखिए, बहुत जरूरी ये है कि आप ठीक कह रहे हैं, NFC के तहत होगा तो ये एक तो सबसे पहले बात उसमें ये होगी कि डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा कि साल के आखिर में जो इतनी मर्जी आई दी, जितनी अगर रिसोर्स खत्म हो गए फेडरल गवर्नमेंट के पास तो नहीं भी दिया, तो ये नहीं रहेगा। वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हक बन जाता है सूबे का कि वफाक को उतना ट्रांसफर करना ही करना है। एक तो इससे ये इंश्योर हो जाएगा, ये यकीनी बना दिया जाएगा कि सूबे को वो पैसे जा रहे हैं जो फाटा की डेवलपमेंट के लगाने।
दूसरी बात ये आगे तरक्याती प्रोजेक्ट्स ना होने की बहुत बड़ी वजह ये है कि कैपेसिटी होनी चाहिए। देखिए बहुत ज्यादा वहाँ पे तरक्की की जरूरत है। वहाँ तो बेसिक चीजें नहीं है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, रोड्स बननी है, पानी का फराहमी, खेती बाड़ी, इंडस्ट्री, यानी उधर तो बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। एक प्रॉपर डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए और हुकूमत में, वफाक में एक खास तौर पे डेडिकेटेड, मेरा ख्याल है KPK में यूनिट होना चाहिए जिसमें बहुत बेहतरीन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हों जो प्रोजेक्ट डिजाइन करें, प्रोजेक्ट्स लगाएं। सिर्फ पैसों की कमी की वजह से ये नहीं हालात है कि वहाँ कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा, वहाँ पे कैपेसिटी भी नहीं है। उनका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी पूरी तरह सेटअप भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है जितना स्ट्रॉन्ग एक पूरी जगह को आगे लेने के, बढ़ाने के लिए चाहिए। तो बहुत बहुत काम बाकी है बीफाटा पे। मेरा ख्याल ये है कि सबसे ज्यादा पैसों से ज्यादा इस वक्त उनकी ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रेंथन और बेस्ट अपने ऑफिसर्स को वहां लगाने की जरूरत है। वफाक को, फाटा को आगे बढ़ाने के लिए देखिए ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो ये टेररिज्म की सारी गेम्स हैं जो हमने इतनी मेहनत से पाकिस्तान में हासिल किए हैं। अब अफगानिस्तान की सिचुएशन को भी आप देखें, वहां भी बड़ी तब्दीली आ रही है। इनको मेरे ख्याल से नंबर 1 प्रायोरिटी पे फाटा की डेवलपमेंट पे जोर देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपने वक्त दिया। नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है रहीमुल्ला यूसुफजई साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। रहीमुल्ला यूसुफजई साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, फाटा इंज़माम के बाद से अभी तक वहाँ पर सूरत हाल क्या रही, डेवलपमेंट क्या हुई है, वो ज़रा बयान कीजिएगा, उसके बाद बजट की जानिब बातें हैं। एक तरफ तो हुकूमत के दावे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का यह दावा है कि पहली बार फाटा में जो 24 अरब रुपए उसका बजट है, एक मिनट, ठीक। लेकिन जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है वो ये है कि पहली बार फाटा में, साबका फाटा में जो 24 अरब रुपए सालाना इसका ADP है वो खर्च हो गया है, वो दे दिया गया है। पहले कभी ये पूरी तरह नहीं दिया गया और ख़र्च नहीं हुआ। वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बेहतर नहीं थी और फिर मरकज़ से जो फ़ंड मिलते थे फाटा को वो कभी बर वक्त नहीं मिले। तो ये उनका एक दावा है कि हमारी कारकर्दगी बेहतर है। अब इस साल जो इन्होंने बजट पेश किया है उसमें फ़िलहाल साबका फाटा जो है, जहाँ पर 7 अभी नए कबायली ज़िले हैं, जो पहले एजेंसियां थी अब उनको ज़िला कहते हैं। ये जो मई 2018 में इंज़माम हुआ फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये 119 अरब रुपए हैं। ये वो खुसूसी फ़ंड है जो इन्होंने ऐलान किया था, तो उस ज़मीन में ये रकम वहाँ पे ख़र्च की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सारी रकम मिल जाएगी बर वक्त, क्या ये रकम खर्च हो जाएगी सही तरीके से। और चूँकि मसले हैं वहाँ पर, सिक्योरिटी के मसाइल काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे कबायली ज़िले हैं जिस तरह शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, तो वहाँ पे अभी भी सिक्योरिटी के मसाइल हैं। और फिर इलाके भी दूर रफ्तादा हैं, कम तरक्की याफ्ता हैं। और फिर ख़ास बात यह है कि जिन सरकारी महकमों ने वहाँ पे काम करने हैं उनकी कैपेसिटी, सलाहियत बहुत कम है। सही। अच्छा सर, वहाँ पर बात ये हो रही थी कि पुलिस स्टेशंस भी कायम किए जाएंगे, वहाँ पर अदालतों का क़याम अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा तालीम, सेहत की सूरत हाल क्या है? क्या इससे पहले वहाँ पर इससे मुतालिक कोई काम हुआ है? जो इससे पिछले बजट में जो पैसे मुख्तस हुए थे, क्या उसमें से कुछ इन्वेस्ट किया गया है वहाँ पर? देखिए, ये 24 अरब रुपए जो है इसमें सारे ये महकमे और ये इस्लाहात शामिल थे। उसमें कुछ काम तो हुआ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि तेज़ रफ्तारी से नहीं हुआ। जिस तरह ये सूरत हाल थी, जिस तरह के वादे हुए, तो अभी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये इंतज़ाम सही नहीं हुआ, फाटा को एक अलहदा सूबा बनाया जाए
और किसी से पूछा नहीं गया। ये सरताज अजीज़ कमेटी ने, नवाज शरीफ हुकूमत ने फैसला कर लिया, खुद ही इंतज़ाम करवा दिया। तो इसके ऊपर अभी एतराज़ हो रहा है। अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते और विजिबल होते तो शायद ये तासर ना होता। तो शिकायत तो है लेकिन काम हुआ है। पुलिस का निज़ाम कायम हो गया है, पुलिस थाने बन रहे हैं। ठीक है, पुलिस अभी वहाँ पे ज़्यादा जो है मुनज़्ज़म नहीं है, और वो जो लेवीज़ को और वहाँ पे खसादार जो फोर्स थी जो कि गैर मुनज़्ज़म सिक्योरिटी फोर्स थी, डिसिप्लिन की कमी थी, उसको पुलिस में शामिल कर दिया गया है। लेकिन ज़ाहिर है उनकी वो सलाहियत और तरबियत नहीं है जो पुलिस वालों की है। तो वो भी एक बड़ा मसला है। और अदालती निज़ाम को तोसी दी गई है। फाटा में अदालतें काफ़ी इलाकों में कायम हो चुकी हैं। ज़ाहिर अभी लोग अदालतों को रुजू कर रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन जिरगा भी काम कर रहा है। जिरगे का निज़ाम ख़त्म नहीं हुआ। तो इस्लाहात की कोशिश की जा रही है, रफ्तार सुस्त है, वसाइल की कमी है और सारे वादे पूरे नहीं हुए। सर, फौरी इस्लाहात जो आप समझते हैं कि इस वक्त वहाँ पर हो जानी चाहिए, वो कौन सी और कौन से सेक्टर हैं जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की और बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो साबका फाटा ये पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाका है। जो भी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, तालीम, सेहत, कम्युनिकेशन, उस सब में ये सारे पाकिस्तान से पीछे है। तो एक तो तरक्की की दौड़ में ज़ाहिर है इसमें आप अगर वसाइल लगाएंगे, सही तरीके से लगाएंगे तो वो फिर तरक्की होगी। और इसकी वजह से फाटा के इंतज़ाम की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो गिर गए हैं। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पहले बेहतर थी। फाटा के शामिल होने से उसके भी जो तालीम की शरह है या सेहत आमा या बाकी चीज़ें तो वो भी गिर गई है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अमन अमान की सूरत हाल है, फ़ौज वहाँ मौजूद है। और मैंने कहा ना कि पुलिस का निज़ाम आ गया है, लेकिन पुलिस की नफरी कम है और ये खसादार और ये जो लेवीज़ फोर्स है तो ज़ाहिर है उनकी तरबियत भी हो रही है। लेकिन ये है कि ये मसले तो हैं, अदालती निज़ाम पूरी तरह अभी कायम नहीं हुआ। और ये है कि सियासी कुछ काम हुए। ये वहाँ पे पहली बार सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए। फाटा में अभी 21 अरकान हैं, 16 जनरल सीट्स हैं, 4 ख़वातीन पहली बार और 1 अक़लियती नुमाइंदा पहली बार फाटा से मुंतखब हुए। वहाँ पे 12 कौमी असम्बली के अरकान हैं, 8 सेनेट के अरकान थे। तो सियासी नुमाइंदगी काफ़ी है। अब कहा जा रहा है कि सितंबर में वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम भी कायम हो जाएगा, इंतखाबात भी होंगे। तो मेरे ख्याल में भरपूर नुमाइंदगी जब मिलेगी साबका फाटा के अवाम को तो काफ़ी उनकी शिकायतें भी कम हो जाएंगी। यानी बहुत सारे मसाइल अभी तवज्जो तलब और हल तलब है। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत डॉक्टर हारून रशीद साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब सूबे के बजट की बात होती है तो बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। मईशत के हवाले से आप मामलात को बखूबी समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो जमशुदा अजलात है जिसमें फाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए तखमीना तकरीबन 199 अरब रुपए लगाया गया। क्या आपको लगता है कि एक ऐसा एरिया जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड रहा, जो दहशतगर्दी का शिकार रहा, जहाँ पर बहुत सारे मसाइल थे, उसके लिए 199 अरब रुपए जो हैं वो काफ़ी होंगे? जी देखिए, ये तो सूबे की एलोकेशन है। बड़ी कॉन्शियस जो मुझे बजट में एक पॉलिसी डायरेक्शन नजर आ रही है हुकूमत की, वो ये है कि जो लैगिंग एरियाज हैं पाकिस्तान के, उनको ना सिर्फ रोड नेटवर्क से कनेक्ट किया जाए बल्कि उनको मेन स्ट्रीम किया जाए। तो हमें बजाय इसके कि स्पेसिफिक नंबर्स पे डिबेट करें, बजट की एक पॉलिसी साइड होती है। तो इसके अंदर जो ये रिफ्लेक्ट करती है हुकूमत की पॉलिसी, वो ये है कि वो एलोकेशंस को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि जो एरिया बाकी इलाके से पीछे रह गए हैं उनको उठाया जा सके। और ये प्राइम मिनिस्टर की जो ओवरऑल थिंकिंग है कि जो तबके और जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं उनको मेन स्ट्रीम किया जाए, तो ये तो उसकी पॉलिसी डायरेक्शन जो है नजर आ रही है। तो इसमें चैलेंजेस हैं, वो ये देखिए जो खैबर पख्तूनख्वा का बजट है वो एक बैलेंस्ड बजट है, ना वो सरप्लस है और ना वो डेफिसिट है।
इस वक्त जो मुझे चैलेंज ये नजर आ रहा है कि ये अगर इन इलाकों के अंदर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी है तो हमारा हिस्टोरिकली जो ट्रेंड है वो ये है कि एलोकेशंस तो हो जाती हैं, उनकी यूटिलाइजेशन बहुत कम रहती है क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है उसमें अगर साइड बाय साइड इन्वेस्ट ना किया गया तो ये एलोकेशन फिर इतनी मीनिंगफुल नहीं हो पाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि आपने कहा कि ऑन द होल हमें इसे देखना होगा, बड़ा बैलेंस्ड बजट आपने कहा कि लग रहा है। आप तो ज़ाहिर है मुल्क की सतह पर भी मामलात को देखते हैं, जब सूबे की सतह पर बात होती है तो हम देखते हैं कि तनख्वाहों में इजाफा भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि टैक्स फ्री बजट है, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की जो फीस थी वो भी कम की जा रही है। आम आदमी को इससे कितना फ़ायदा होगा और आम आदमी के लिए कितना फ्रेंडली बजट साबित होगा? जी, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि एक बजट की पॉलिसी की साइड होती है, एक बजट की साइड होती है कि आम आदमी को रिलीफ क्या दिया जा रहा है। तो अगर आप देखिए तो जो सर्विस डिलीवरी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, वो सब सूबों को 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व हो चुकी है। True. तो इसलिए सूबों का बजट बहुत अहम हो जाता है रिलीफ के एंगल से। तो ये जो इन्होंने टैक्सेस में कमी की है, ये बेसिकली लोगों का जो इनकम का एनवलप है उसमें थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारी कीमतें बढ़ती रहती हैं चीजों की तो हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो किसी तरह आमदनी को बढ़ा दें। आमदनी बढ़ाना जो है वो मीडियम से लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ग्रोथ का, अगर सस्टेन होती है, या ये है कि जो लोगों के पास ऑलरेडी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें कुछ थोड़ी बहुत छूट दे दें। तो हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि जैसे उन्होंने कुछ टैक्सेस कम कर दिए हैं, लोगों को तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन से देखिए पिछले 3 साल से तो 10% तनख्वाह का जो इजाफा है वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर से कम है। तो लोगों के ऊपर ये जो प्रेशर रहेगा अपनी कंजम्पशन को स्मूथ करने के लिए वो रहेगा मुतवसत तबके पे। जो गरीब तबका है उसके लिए अगर आप देखें बजट के अंदर जो कैश ट्रांसफर्स हैं, एहसास प्रोग्राम है, जो सूबों के कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स हैं उनको बढ़ाया गया है। इसके अलावा शौकत तरीन साहब जो है वो एक कर्जों का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो ये जो गरीब तबका है उनको तो कैश ट्रांसफर किया जाएगा, मुतवसत को लोन दिए जाएंगे, नौजवानों के लिए वो जॉब क्रिएशन की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक मीडियम टर्म इसका इम्पैक्ट आएगा। जो इमीडिएट चैलेंज ये है कि जिस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से लोगों के जो इनकम लेवल्स हैं उसमें क्या छूट दी जा सके। तो जो सूबे का बजट है उसके अंदर जो टैक्सेस घटाए गए हैं उससे कुछ कुशन उनको मिल जाएगा कि वो अपनी इसेंशियल्स को में वो पैसा लगा पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बजट का जो कुछ हिस्सा है वो डिफरेंट एड्स पर डिपेंडेंट है, जैसे वफाक से कुछ पैसे मिलेंगे, एनएफसी की मद में उसमें 1% इंक्रीज़ है। उसके अलावा जो बैरून मुल्क से जो इमदाद है कुछ मुतासरा इलाकों के लिए जैसे USAID वगैरह से, वो भी इसमें शामिल है। तो वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितना डिपेंडेंट होता है सूबा उन पैसों के लिए जो बाहर से आ रहे होते हैं। और स्पेशली जब फाटा और KP की बात होती है, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिस पे अभी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बहुत कुछ अभी डेवलप होना बाकी है। तो ये अमाउंट कितनी इंपॉर्टेंट होगी इसमें? जी देखें, जहां तक तो 18वीं अमेंडमेंट के बाद है तो हमारे 50% से ज्यादा जो NFC के थ्रू फंड्स हैं वो ऑलरेडी सूबों को चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ परसेंटेज इंक्रीज की जाती है और इसके अलावा एक स्पेसिफिक एलोकेशन है जो हम डिप्राइव्ड एरियाज के लिए करते हैं। तो इसलिए जहां तक एलोकेशंस का ताल्लुक है वो तो अवेलेबल है, लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि इस वक्त उसकी प्लानिंग करना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको यूटिलाइज करना सूबे के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत सालों से 18वीं अमेंडमेंट से पहले वो सारी मिनिस्ट्रियां, सारी कैपेसिटी फेडरेशन के पास थी। अब जब सूबे के पास पैसा जो है, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन तो हो गई है, लेकिन उनके सिस्टम्स उस स्पीड से बन नहीं पाए। एक तो ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जहां तक फॉरेन एड का ताल्लुक है, देखें फॉरेन एड का एक बहुत बड़ा पहलू सियासी होता है। तो जो सियासी पहलू है, खास तौर पे जो फाटा वगैरह की रेलेवेंस है, जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, वो अफगानिस्तान की सिचुएशन से लिंक्ड है। तो ये जो वेस्टर्न एड आ रही है, क्योंकि इस वक्त जो वेस्ट है इंक्लूडिंग द US वो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म उसमें एडिशंस नहीं देख रहा हूँ।
हाँ, जो सस्ते लोन वगैरह हैं ये मल्टीलैटरल बैंक्स के, वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं, लेकिन वो भी IMF प्रोग्राम की हमारी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन पे मुनहसर है। तो एड का कंपोनेंट फ्यूचर में आपके सवाल का जवाब ये है कि उसके ऊपर इन्हिसार करना अक्लमंदी कम होगी, लेकिन अगर हम अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा सकें इन एलोकेशंस को सही तरह लगाने की, तो इसका इम्पैक्ट जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।